So I am presenting my screen. एक बार रेज हैंड करके फटाफट से बताइए कि आपको जो मैंने स्क्रीन शेयर की है वो विजिबल है या नहीं है. ओके, फाइन. देखिए, यहाँ पे बस आपका एक कॉपरेशन हमें चाहिए कि आप लोग सामने से रेज हैंड कर दीजिए और आपको माइक और आपका वीडियो है वो म्यूट करके रखना है और कोई आपसे नहीं चाह रहा है. आप आराम से बैठिए, क्लासेस लीजिए. बस आपको रेज हैंड करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और वो आपको करना पड़ेगा इतना, ठीक है? क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं. ठीक है, तो रेज हैंड कीजिए जब भी आपको समझ में आ रहा है, पूछा जाए. और डाउट है तो आप अनम्यूट करके कंफर्टेबली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है ना डाउट्स के रिगार्डिंग. सो देखिए, हम पढ़ रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. थोड़ी राइटिंग में दिक्कत रहेगी क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत रहता है. ओके, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हम पढ़ रहे हैं. और ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं ये कौन से एक्ट, कौन से ईयर का है? 2015 का. ठीक है, 2015 का. सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से और आप सबको पता होगा कि जुवेनाइल का मतलब क्या होता है. बताइए, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? कौन होता है जुवेनाइल? किसको हाँ, पता है? हाँ, अनम्यूट बताओ। करके आप आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है. हो गया बताओ, बोलिए, मेरा तो हो गया। जुवेनाइल कौन होता है? किशोर 18 से कम माइनर कौन? 18 से कम माइनर वेरी गुड, सभी को पता होगा वो बिलो 18 ईयर्स है. ठीक है, 18 साल से कम का है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, देखो, जुवेनाइल जस्टिस 2015 जो एक्ट है ये बनाने का हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहा. ठीक है, ऑब्जेक्ट समझने से पहले हम समझ लेते हैं इसकी हिस्ट्री को, फिर हम आ जाएंगे ऑब्जेक्ट पे. पर एक बात आप समझिए कि यहाँ पे ये जो एक्ट है ये 2015 का नहीं है. मतलब 2015 से पहले भी ये एक्ट बन चुका है. ओके, अब देखिए सबसे पहले एक्ट ये कहाँ बना? सबसे पहले एक्ट 1986 में ये एक्ट सबसे पहले इनेक्ट हो गया. ओके, सबसे पहले इनेक्ट हुआ. उसके बाद इसमें जो चेंजेस हुए, मतलब दूसरा जो एक्ट आया इसको रिप्लेस करते हुए 1986 को, वो आया 2000 में. एंड 2000 के इस एक्ट को फिर से रिप्लेस किया गया 2015 में. और जो हमारा फाइनल एक्ट है वो है हमारा 2015 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है इसका फुल नेम पहले हम देखेंगे. फुल नेम यहाँ पे हम देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि मैम ये पहले 1986 में बन चुका है तो फिर से हमने इसको दो बार चेंज करा. 1986 में बनाया, उसके बाद 2000 में, और देन 2015 में. मैम ऐसा क्यों? मतलब 2015 में हमने ऐसा क्यों किया? तो देखो, इसके पीछे का रीजन हमको समझना है. और इसके पीछे का जो रीजन है वो निर्भया केस से भी लिंक्ड है, प्रॉपरली लिंक्ड है. निर्भया केस, आई थिंक आप सभी को निर्भया केस का पूरा पूरा जानकारी होगी, पता होगा आपको. ओके, तो मुझे बताने की नीड नहीं होगी. और जिसको नहीं पता प्लीज यूट्यूब गूगल कीजिए, है ना. निर्भया रेप केस था, गैंग रेप केस था, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट केस हमारे इंडिया में रहा है. ओके, तो 1986 में क्या था? देखो, ये जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में इनेक्ट किया गया तो उस समय एक डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया. क्या बोला गया कि अगर बॉय और गर्ल, ठीक है, तो गर्ल की एज अगर 18 ईयर्स होगी ना, मतलब गर्ल की एज को 18 ईयर्स हमने माना और बॉय की एज को हमने 16 ईयर एज माना. कैसे? मैंने आपको बताया कि जुवेनाइल का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पे जुवेनाइल का मतलब जो है ना, इन्होंने ये बताया कि जो अगर बॉय होगा ना तो वो 16 ईयर से बिलो होगा, तब उसको हम जुवेनाइल मानेंगे, किशोर मानेंगे, है ना. और अगर गर्ल होगी तो हम 18 साल से कम की जो गर्ल है उसको जुवेनाइल मानेंगे. भाई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया गया. और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को सेट असाइड करने के लिए, आई मीन उसको चेंज करने के लिए 2000 का एक्ट इनेक्ट किया गया. वेरी सिंपल. ओके, ये चीज हमें समझनी जरूरी है. ओके, नाउ 2000
कि जो एक्ट था वो प्रॉपर था, कि भाई उसमें एज का रिगार्डिंग बिल्कुल प्रॉपर कर दिया गया कि जुवेनाइल जो है वो कौन होगा, बिलो 18 होगा। वेरी गुड, ये सही कर दिया। पर इसमें एक और चेंज कर दिया इन्होंने। भाई दिमाग तो सब लगाते हैं ना लेजिस्लेशन में, जब गवर्नमेंट चेंज करती है तो कुछ ना कुछ एडिशन करती है। और यहाँ पे क्या बोल दिया कि भाई ये जो जुवेनाइल है ना, हमारा प्यारा बच्चा है, ठीक है, इसे हम जेल में नहीं रखेंगे कभी भी। इसको हम रिफॉर्मेशन जो होम होता है ना, रिफॉर्मेशन होम, अभी हम रिफॉर्मेशन होम वर्ड यूज कर रहे हैं। रिफॉर्मेशन होम की भी बहुत अलग अलग टाइप है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसे हम जेल में ना रख के रिफॉर्मेशन होम में रखेंगे। ठीक है, आराम से चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर एकदम से एक केस आ गया, निर्भया केस। कौन सा केस आया? निर्भया केस, जिसमें निर्भया जो भी विमेन थी उनके साथ गैंग रेप हुआ। ओके, और उस निर्भया केस में निर्भया केस में क्या हुआ कि एक जो अक्यूज था, 5 अक्यूज थे, जो एक अक्यूज था वो कितने साल का था? वो था 18 साल, मतलब 17.5 साल, मतलब 17.5 ईयर। मतलब आप मान लीजिए कि वो 6 महीने कम था, 18 साल में वो 6 मंथ्स कम था। तो उस कारण से क्या हुआ कि इसको इस 17 ईयर अपन अपन मानते हैं, तो ये जो अक्यूज था वो 17 ईयर का था। और फिर 17 ईयर होने के कारण इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डील किया गया। वेरी गुड, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या हुआ कि इसको जेल में नहीं डाला गया। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट हो गई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कि भाई ऐसा कैसे, भाई इतना हीनियस क्राइम इस बच्चे ने किया है और फिर भी इसको हम आराम से छोड़ रहे हैं बेल पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में आया 2015 का एक्ट। ठीक है, 2015 का जो निर्भया केस के बाद जो एक्ट आया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसने उसमें ये बात बोली गई कि भाई निर्भया केस में जो हो गया ना वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 2015 का एक्ट आया ये क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ जो है ये प्रोस्पेक्टिव नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। क्रिमिनल लॉ मोस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव नेचर का होता है। अगर कोई मुझे बता सकता है कि क्रिमिनल लॉ प्रोस्पेक्टिव नेचर का क्यों होता है, कोई बता सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो इससे लिंक होता है, प्रॉपरली लिंक होता है? कोई बताएगा? नहीं आइडिया किसी को? ठीक है, तो हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। 20 क्लॉज 1, चलो मैं बता ही देती हूँ। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, इसके अंदर नहीं जाएंगे अपन। 20 क्लॉज 1 में बोल रखा है कि जो भी क्रिमिनल लॉ आएगी ना वो प्रोस्पेक्टिव नेचर की होगी। मतलब आज वो अगर 15 फरवरी को कोई लॉ आ रही है, क्रिमिनल लॉ आ रही है, तो उसका जो एप्लीकेशन होगी वो पेंडिंग केसेस पे नहीं होगी, पिछले वाले जो केसेस हैं उन पे नहीं होगी, वो अब आने वाले नए केसेस पे अप्लाई होगा। तो मतलब निर्भया केस में ये 2015 के एक्ट में जो भी चेंजेस किए गए निर्भया केस के बाद, वो इस केस के रिगार्डिंग अप्लाई नहीं हुए। पर 2015 के बाद जो भी ईयर्स आए उनमें जो भी केसेस फाइल हुए उनके रिगार्डिंग ये जो अमेंड 2015 का एक्ट है वो अप्लाई होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज बताइए। मैम ये लास्ट वाला वापस बताइएगा 15 वाला। 2015 प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। हाँ मैम, लाइक 15 को इनेक्ट करने का पर्पस क्या, निर्भया के बाद से निर्भया में क्या चेंजेस आ गए ऐसे? देखो, चेंजेस बहुत सारे हैं प्रिया। यहाँ पे जस्ट मैंने ये बताया, एक हिंट दिया है कि हमने बोला इसको जेल में नहीं रखेंगे, सॉरी जेल में ना रख के रिफॉर्मेशन होम में रखेंगे। ये पहले 2000 के एक्ट में था। ठीक है, पर 2015 के एक्ट से थोड़े से जो इसको स्ट्रिंजेंट कर दिया। मतलब भाई जुवेनाइल है, हम मानते हैं 18 साल से कम का है, पर ये तो जुवेनाइल ही रेप केसेस कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इतने मर्डर कर दिए, तो भाई इनको हमें ना इतना सिंपलीफाई वे में नहीं लेंगे। इनके रिगार्डिंग जो पनिशमेंट है 2015 के एक्ट से इसको स्ट्रिंजेंट कर दिया, स्ट्रिक्ट नेचर का कर दिया। इस कारण से जो भी चेंजेस आए वो हम पर्टिकुलरली केस इसमें डील करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डील करेंगे पुराने वाले से कंपेयर करके। पर फिलहाल के लिए ये है कि इनको जेल में ना डाल, मतलब जेल की जगह प्लेस ऑफ सेफ्टी होता है, रिफॉर्मेशन होम में नहीं डालते, हम बेल पे नहीं छोड़ते, इनको प्लेस ऑफ सेफ्टी जो कि सिमिलर टू जेल होता है वहां पे इनको डाल देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ठीक है, उनको वहां पे इम्प्रिजन करके रखा जाएगा। ओके प्रिया? यस मैम। ओके, सो देखो, अच्छा यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमने 2015 का एक यहाँ पे देखा। इसके बाद पता है, इसके बाद भी 2021 में अमेंडमेंट आ चुका है एक।
ठीक है, अमेंडमेंट आ चुके हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो भी हम इस क्लास में डील कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि 1986 से कैसे कैसे हम 2015 के एक्ट तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहां पे एक बात हम कर लेते हैं कि ये जुवेनाइल है, ठीक है। जुवेनाइल मतलब किशोर, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी है, ठीक है। तो जो किशोर है उनके रिगार्डिंग जो एक्ट है, ये एक्ट देखो दो बातें कवर करता है। एक तो दो बच्चों को इंक्लूड करता है, मतलब दो किशोरों को इंक्लूड करता है। पहला है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मैं लिख देती हूँ पूरा, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है। और दूसरा क्या है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। देखो मैं ये वर्ड यूज करने वाली हूं अब, ठीक है, आगे हम क्लासेस लेंगे ना तो उसमें ये वर्ड मैं यूज करूंगी। क्यों यूज करूंगी? क्योंकि ये बहुत मतलब इनको लिखना बहुत मतलब मुश्किल होगा, ठीक है। तो और यहां पे लिखती हूँ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। अब इनका मतलब क्या है मैम, ये बताइए आप। देखो देखो, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ वो पर्सन है जिसने खुद ने ऑफेंस किया है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये दो चाइल्ड को कवर करेगा। एक तो जिसने ऑफेंस किया है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रही हूँ, शैतान बच्चा। जो बच्चा शैतान है ना, जिसने खुद ने ऑफेंस किया है, उसको मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, शैतान बच्चा, ठीक है। और दूसरा मैं बोल रही हूँ यहाँ पे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूँ बेचारा बच्चे। मतलब जो बच्चा बेचारा है, जिसको केयर की, जिसको प्रोटेक्शन की नीड है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केयर एंड प्रोटेक्शन की नीड है, उस बच्चे को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मेरे को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी है, तो मुझे दोनों को अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। तो प्लीज इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स डोंट माइंड, और आपको याद करवाने का तरीका मैं ये अच्छा समझती हूँ, ठीक है। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो कि शैतान बच्चा है जिसने खुद ने ऑफेंस किया है, तो वो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कवर करता है, ठीक है। और ऐसा बच्चा जो कि नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, जो बेचारा है, जिसके मम्मी पापा नहीं है, जिसके कोई घर बार नहीं है, जिसके घर वाले उसकी चाइल्ड मैरिज करवाना चाहते हैं, जिसके घर वालों ने इसको छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, अबेंडन कर दिया है, ठीक है। जिसके जो बच्चा मिसिंग है, रन अवे चाइल्ड है, मतलब घर से भाग गया है और हमें मिला है, ठीक है, मतलब कमिटी को मिला है, तो वो बच्चा यहाँ पे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। अब ये दो वर्डिंग्स जो है ना, ये दो टर्म्स जो है वो आपको लर्न करनी है, ओके ओके। तो ये आपको, मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आई है कि हम किन जुवेनाइल्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ओके। अब आ जाते हैं हम हमारे जो भी रीडिंग पार्ट है उस पे। तो देखो सबसे पहले, देखो यहाँ पे सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ही नहीं है, इसके अलावा जो आईपीसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चिल्ड्रन एक्ट है, ये सभी जो प्रोविजंस है, ये भी चिल्ड्रन के रिगार्डिंग प्रोविजंस को कवर करते हैं, ठीक है। आईपीसी का सेक्शन 82 एंड 83 है, जो कि पारुल मैम आपको आईपीसी करवाएगी तब समझाएगी कि 82 एंड 83 में क्या है। पर एक सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई बच्चा है जो कि 7 साल से कम है, मतलब बिलो 7 ईयर है, और कोई छोटा सा बच्चा जो 7 साल से कम है और उसने कोई ऑफेंस कर दिया, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, समझ रहे हैं? यहाँ पे इसको एक्सेप्शन में कवर किया है, एक इम्यूनिटी दी गई है जो कि 7 साल से कम है, तो उसको हम ऑफेंस नहीं मान रहे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 82 में। इसके अलावा सेक्शन 83 में भी 7 to 12 इयर्स के चाइल्ड को इंक्लूड किया गया है, वो आईपीसी का सेक्शन है, वो हम वहां पे कवर करेंगे, ओके। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में भी चिल्ड्रन के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस है, और कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो कन्वेंशन और राइट ऑफ चाइल्ड है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये, और इन दोनों को ध्यान में रखते ही हुए ही हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो ये वाले आर्टिकल सारे कॉन्स्टिट्यूशन के और कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, 39 ENF है, 45 47 है, 21 ए है, 51 ए का के है, और आर्टिकल 24 है। ये सभी आर्टिकल जो कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में पढ़ाऊंगी, और आज से ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास स्टार्ट हो रही है, ओके। तो ये सभी आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है? चाइल्ड से रिलेटेड।
तो क्या बोलना चाह रही हूं मैं आपको, जेजे एक्ट ही चिल्ड्रन से डील नहीं करता, आईपीसी भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, इवन चिल्ड्रन एक्ट 1960 स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग बनाया गया है, चिल्ड्रंस के वेलफेयर को, उनके उनके डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए चिल्ड्रंस एक्ट 1960 हमने बनाया। ओके, तो यहां तक एक बार आप बताइए, डाउट है किसी को? यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार रेज हैंड करके बताइए प्लीज। मैम एक बार ये चिल्ड्रन एक्ट 1960 जो कन्वेंशन वाला बताया, एक बार दोबारा बता दीजिए। देखिए, देखो कन्वेंशन जो है ना, देखो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसिडेड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया कन्वेंशन और राइट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, देखो यूएन आपको पता है, यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको ज्यादा डील नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जो है ना, उन्होंने कुछ कन्वेंशन अडॉप्ट की, उन्होंने कुछ कन्वेंशन बनाई कि भाई हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनकी राइट्स भी प्रोटेक्ट होने चाहिए। ठीक है, उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उन सभी को हमें ध्यान रखना है, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कुछ कन्वेंशन जो है यूएन ने बनाई। ओके, जिसे इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। ठीक है, जिसे इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। और कब कब किया इंडिया ने अडॉप्ट? 11 दिसंबर 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक्सेप्टेंस दी। ठीक है, एक्सेप्टेंस दी, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आर्टिकल्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड है, इसको ध्यान में रखते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया। दैट मच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इससे डीप में हमें नहीं जाना, हमें कन्वेंशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया गया ये पता होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हमें पता होने चाहिए। ठीक है, किसका क्वेश्चन था? क्लियर है उसे? यस मैम, क्लियर। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे, देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे सब पढ़ना है। सब पढ़ लोगे ना, हमें हमें वो चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट। ठीक है, अब रेलिवेंट क्या है वो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, जो इरेलीवेंट होगा ना उसमें सिर्फ हमें ऊपर से पढ़ाएंगे आपको, और उसमें आपको ऐसा मत सोचिए कि मैम रटवा रही है। क्यों? क्योंकि वो चीज रेलिवेंट नहीं है। जहां पे कंसेप्ट आएगा, रेस जुडिकेट आएगा, रेस सब जुडिस आएगा, डबल जियो पार्टी आएगा, ठीक है, जो भी चीजें आएगी वहां पे वो हम आपको पढ़ाएंगे, वो आपको इन डेप्थ हम पढ़ाएंगे। पर यहाँ पे चीज रेलिवेंट नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। हम वेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं होना चाहिए प्लीज। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, और हमारी स्ट्रेटेजी भी क्लास में ये ही रहेगी कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी पे ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एग्जामिनेशन दिए हुए तो हमें पता है कि क्या आता है और क्या नहीं आता। ठीक है, तो जो गलती हम कर चुके हैं ना वो प्लीज आपको हम नहीं करने देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बेस देखा, हमने हिस्ट्री देखी। ये देखो मैं आपको फिर से रिपीट करवा देती हूँ। 1986 में जे केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमने बनाया सबसे पहले। फिर उस टाइम एज जो थी ना चाइल्ड की, उसमें हमने गर्ल के लिए लिखा कि भाई जो 18 ईयर से बिलो होगी ना, मतलब जिसने अटेंड नहीं की, ठीक है, और बॉय के केस में जिसने 16 ईयर अटेंड नहीं की, वो यहाँ पे जुवेनाइल होंगे। ठीक है, जुवेनाइल होंगे, हमने ऐसा लिख दिया। पर ये डिस्क्रिमिनेटरी था, ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटरी है। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है, उससे डिस्क्रिमिनेटरी रहा। तो 1992 की जो कन्वेंशन है, जो मैंने आपको बताई ये वाली कन्वेंशन, इसको हमने अडॉप्ट किया, एंड इन परसुएंस ऑफ विच वी हैव इनेक्टेड जेजे एक्ट 2000। ठीक है, अब जेजे एक्ट 2000 जो है, इसमें क्या हुआ कि जो चाइल्ड थी इनकी एज तो हमने सिमिलर कर दी, 18 साल, बिल्कुल सेम कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने दो सिनेरियोस डाल दिए कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ना जुवेनाइल को, वो 3 साल ही देंगे। भाई ये चीज भी चेंज की गई। कहां पे चेंज की गई? इस एक्ट में ये चेंज कर दिया कि ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि हम जुवेनाइल को सिर्फ 3 साल की पनिशमेंट देंगे। भाई आजकल जो जुवेनाइल्स है ना वो बहुत सारे क्राइम्स कर रहे हैं। देखो, इसके अलावा हमने एक और चीज की कि हमने रिफॉर्मेशन होम में इनको, हमने इस एक्ट के थ्रू बोला कि भाई हम उनको सिर्फ रिफॉर्मेशन होम में डालेंगे, रेगुलर जेल में उनको नहीं बंद करेंगे, इम्प्रिजन करेंगे। ठीक है, पर क्या हुआ कि 2000 के बाद
जुवेनाइल जो केसेस थे, क्राइम्स थे, इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। एंड दैट्स वाई, और उसके सॉरी दैट्स वाई नहीं, और निर्भया गैंग रेप जो 2012 है वो भी इसी साल में, इसके बाद में हो गया। तो फिर गवर्नमेंट एक्शन में आ गई। क्यों? आपको पता है, कैंडल मार्च हुआ निर्भया केस के बाद, कैंडल मार्च हुआ, ठीक है। बहुत सारे केसेस कोर्ट के सामने आए, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन में आई, और 2015 का जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 इन्होंने एनेक्ट कर दिया, बना दिया, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमेटी जो थी ना, इन्होंने बोला कि भी, उन्होंने, जस्टिस वर्मा कमेटी थी, ये मेन है आपका क्वेश्चन, ये बन सकता है आपका क्वेश्चन कि जस्टिस वर्मा कमेटी जो थी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, ठीक है। और यहाँ पे जो एज है उसमें भी चेंजेस किए गए, ठीक है। और जो पनिशमेंट थी ना यहाँ पे 3 साल की, उसमें भी चेंजेस किए गए। मैम क्या चेंजेस किए गए वो मैं आपको बताऊंगी। प्रिया, आपका क्वेश्चन था ना कि क्या चेंजेस हुए, ये हमको एक्ट पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या चेंजेस, ठीक है। यस इसके मैम। अलावा इस एक्ट का कोई भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सेक्शन 111 एंड 25 में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम देखेंगे बाद में। और लास्ट में है कि भाई ये टोटल सेक्शन कितने हैं? 112 सेक्शन है, और 10 चैप्टर इसमें कवर्ड है। हमें सारा नहीं करना है, समझ रहे हो आप? हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाएंगे। आप समझिए कि 100% अगर हमारा जेजे एक्ट है ना, तो उसमें से हमें 70% ही कवर करना है, 30% हमारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो हम उसको स्किप करेंगे। और फिर है कि कम इनटू फोर्स, मतलब फोर्स में कब आया? 15 जनवरी 2016। ये डेट आपको याद करनी है, आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है, कि कब फोर्स में आया? 15 जनवरी, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ना? रेज हैंड करके बताइए फटाफट से, क्लियर है तो आप सभी को? ओके, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है ना, उनके लिए एक सजेशन है कि प्लीज आप अपना बेयर एक्ट ओपन करके रखिए, ठीक है। वर्डिंग्स हम इंग्लिश के ही यूज करेंगे क्योंकि हमने खुद ने इंग्लिश में पढ़ाई की है। तो हिंदी वर्ड्स हम यूज कर भी नहीं सकते। पर आप अपने, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्यादा हिंदी मीडियम के अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो आप अपना बेयर एक्ट ओपन करके रखिए। कंसेप्ट के लिए कभी भी आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप कॉल करके पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए कि मैम मुझे ये हिंदी में कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, वो हम आपको समझा देंगे। पर वर्डिंग्स जो है ना वो आपको ही समझना पड़ेगा, ओके। वर्डिंग्स, तभी हम यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो बायलैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स यूज करते हैं, ओके। अच्छा, रिसेंटली 2021 में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 21 भी आया है, जिसकी इन्फोर्समेंट डेट है 9 अगस्त 2021, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये अमेंडमेंट एक्ट कब से एनफोर्स में आया। ये प्रीलिम्स की क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, ओके। तो यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको दो बताया था कि दो तरह के जुवेनाइल चाइल्ड यहाँ पे रहते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब जुवेनाइल, ठीक है। अब यहाँ पे जो चाइल्ड है, मैंने आपको बताया जुवेनाइल दो तरह के, तो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब ऐसा बच्चा जो खुद शैतान बच्चा है, ठीक है। और दूसरा है चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब ऐसा बच्चा जो बेचारा बच्चा है, उसको खुद को सपोर्ट की जरूरत है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो इन दोनों के रिगार्डिंग ये एक्ट हमारा अप्लाई होता है, ठीक है। पर आप समझ रहे हैं, मान लो कि कोई बच्चा है, उसने ऑफेंस किया, तो उसके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा ऑब्वियसली। और जो बच्चा जो खुद ऑफेंस का पार्ट है, जिस बेचारे बच्चे के साथ कोई ऑफेंस हो रहा है, जो अनाथ है, जो बेचारा है, उसके साथ जो भी प्रोविजन होंगे वो अलग होंगे, उसके साथ जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जो होता है ना, उस बच्चे को सबसे पहले हम एप्रीहेंड करते हैं। देखो यहाँ पे हम अरेस्ट वर्ड यूज नहीं कर रहे, मोर एंड लेस एप्रीहेंशन का मतलब अरेस्ट ही होता है, पर हम यहाँ पे अरेस्ट वर्ड जो होता है ना, वो हम चाइल्ड के लिए यूज नहीं करते, ध्यान रखना। एप्रीहेंशन वर्ड जो है हम छोटे बच्चे चाइल्ड के लिए यूज करते हैं, और अरेस्ट वर्ड जो है वो मोर देन 18 ईयर्स का पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो भी बच्चे ने, जिस बच्चे ने ऑफेंस किया है, जो शैतान बच्चा है, उसको हम पहले पकड़ेंगे, एप्रीहेंड कर लेंगे, ठीक है। देन उसको हम डिटेन करेंगे।
तो डिटेंशन के क्या-क्या प्रोविजन होंगे वो हम डील करेंगे। देन उसको हम प्रोसिक्यूट करेंगे। प्रोसिक्यूट मतलब हम उसके अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ट्रायल वर्ड भी एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। ट्रायल वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा असेसमेंट करना, उसकी इंक्वायरी करना। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे प्रोसिक्यूट करेंगे, फिर पेनल्टी देंगे, फिर पेनल्टी देने के बाद इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हैं, मतलब उसको हम सजा भी दे सकते हैं, जेल की सजा दे सकते हैं। रिहैबिलिटेशन, अब रिहैबिलिटेशन क्या है? रिहैबिलिट मतलब भाई वो बच्चा शैतान बच्चा है, हम मान गए, ठीक है? पर क्या है कि हम मान रहे हैं कि जो जुवेनाइल है ना, जो 18 साल से कम का बच्चा है, उसने मतलब कहते हैं हम उनको इनोसेंट भी मानते हैं एक तरह से, ठीक है? कि उन्होंने किसी के इंस्टिगेट होके या फिर उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट शुरू से नहीं मिला होगा, इस कारण से उन्होंने ऐसा ऑफेंस कर दिया होगा। तो हम क्या करते हैं कि भई देखो, ये हमारी क्या है, जो यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन बनने वाली है कुछ टाइम बाद, जो बच्चे हैं वो एक यंग जनरेशन का पार्ट बनने वाले हैं। तो आप शुरू से ही उनको अगर इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया बहुत सालों तक, तो फिर आपको पता है ना क्या रिजल्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको रिहैबिलिट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको हम सुधार करने की कोशिश करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और सोशल रीइंटीग्रेशन मतलब उस बच्चे को अगर वो हमें लगता है कि वो बच्चा अब सुधर गया है, वो उसमें समझ आ चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है, उस केस में हम उसको सोसाइटी से रीइंटीग्रेट कराते हैं, मतलब हम उसको सोसाइटी में फिर से भेजते हैं, जिससे कि वो सोसाइटी का पार्ट बन सके। ओके? तो यहाँ पे बच्चे के साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट हम करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि बच्चे ने ऑफेंस कर दिया, तो भाई हम उसको एक नॉर्मल जो अडल्ट है, उसके जैसे ट्रीट करेंगे। अडल्ट का ट्रीटमेंट सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग? सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अडल्ट का ट्रीटमेंट, जो बड़ा है 18 साल से ज़्यादा का है। ठीक है? और जो जुवेनाइल है, उसका जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा, मतलब चाइल्ड का ट्रीटमेंट होगा वो जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या-क्या प्रोविजन हम डील करने वाले हैं। सेकंड है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है? तो ये जो केयर एंड प्रोटेक्शन वाला बच्चा है, बेचारा बच्चा है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिहैबिलिटेट करते हैं। अब मान लो कोई बच्चा है, वो ऑर्फन है, मतलब उसके घर वाले नहीं है, अनाथ बच्चा है बेचारा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, उस अनाथ बच्चे के रिगार्डिंग इंक्वायरी कंडक्ट कराएँगे कि सच में तो अनाथ है ना ये? इसके माँ-बाप को ढूँढने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स को हम ढूँढने की कोशिश करेंगे, हमें पेरेंट्स नहीं मिलते, तो हम क्या करेंगे, उसको रिहैबिलिटेट करेंगे। मतलब वो बच्चा बहुत समय से अनाथ है, तो हम उसको उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। देन आफ्टर हम हमें लगता है कि बच्चा सही हो चुका है, तो हम उसको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। देन अगर हमें लगता है कि सोसाइटी में रहने लायक है बच्चा, तो हम उसको अडॉप्शन के लिए भेजेंगे कि भई उसको भी एक परिवार का प्यार मिले, तो हम उसको अडॉप्शन के लिए भेजेंगे एंड देन आफ्टर हम उसे रीस्टोरेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स है ना, जस्ट हम एक ब्रीफिंग देख रहे हैं। छोटा-छोटा समझ रहे हैं। ये सारे प्रोविजन जैसे चैप्टर 7 में कवर है, चैप्टर 8 में कवर है, तो सारे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। ठीक है? तो जो भी इलैबोरेटिव वे में हम इसको पर्टिकुलर चैप्टर में समझ लेंगे। ओके? तो क्लियर है सभी को यहाँ तक जो भी हमारा हमने पॉइंट समझे हैं? क्लियर है सभी को? ठीक है। नाउ देखिए, यहाँ पे चाइल्ड जो है मैंने आपको सर बताया। आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे हमने हाँ, कहा कि 17 साल का वो पर्सन था जो निर्भया के केस में, तो हुँ। उसको फिर बाद में सजा हुई थी ना? नहीं, 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 उसके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ पारुल। नहीं हुआ क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता इसलिए ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये ठीक है। प्रोस्पेक्टिवली 2015 का जो एक्ट था ना, वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हुआ था और जो निर्भया केस में जो चाइल्ड था, जुवेनाइल था, उसको हमने 2000 के एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया था। ठीक उसको है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया था। हाँ, मतलब इससे ये इफेक्ट में आ गया कि आगे से जो 16 से 18 साल के बच्चे हीनियस क्राइम करेंगे, जैसे इन्होंने डिवाइड किया था फिर, वो इसी हाँ, बिल्कुल। डन। बिल्कुल, बिल्कुल पारुल, क्योंकि क्रिमिनल लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिव होगी, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होती है। ठीक है? डन। इसलिए, है ना? तो यहाँ पे हमने देखा कि चाइल्ड जो है वो 212 में डिफाइन है, जिसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की गई है। ठीक है? चाइल्ड। अब देखो डिफाइन कहाँ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट अगर आप जेजे एक्ट देखें, देखो जेजे एक्ट देखें, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। एक बार, है ना? एक बार डेफिनेशन क्लॉज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे,
क्योंकि डेफिनेशन मतलब जो आपको डिफाइन कर रहा है कि भाई हम जो लॉ पढ़ने वाले हैं, जो हम एक्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें जो भी वर्डिंग्स यूज करेंगे उनका मतलब क्या है आखिर, तो वो हमारे सेक्शन 2 में डिफाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सेक्शन 2 है, देखो इसमें डेफिनेशन देखो आप, बहुत सारी डेफिनेशन है। अब कितनी सारी डेफिनेशन है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 60 to 65 डेफिनेशन यहाँ पे कवर है। देखो 61 डेफिनेशन यहाँ पे कवर हो रही है। तो क्या मैम हमें 61 डेफिनेशन पूरी करनी है? नहीं, हम आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 to 25 जो है वो डेफिनेशन कवर करवाएंगे। ठीक है, 20 से 25 डेफिनेशन है वो हम आपको यहाँ पे कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। प्लीज एक बार रेज हैंड करके फटाफट से बताइए, क्लियर है सभी को? सभी का रेज हैंड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना? तो देखो 20 to 25 डेफिनेशन हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले जब हम एक्ट पढ़ रहे हैं, देखो एक्ट हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई चाइल्ड का मतलब क्या है और जुवेनाइल का मतलब क्या है। तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है और डिफाइन भी किया गया है। मतलब बच्चों को परेशान तो करना ही ना उनको। तो चाइल्ड भी बताया गया है जो जिसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की, और जुवेनाइल जिसे 235 पे, किसमें 2 के सेक्शन 2 के 35 सब सेक्शन में बताया गया है जो कि 18 साल से कम है। तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दोनों सेम है। कहां पे डिफाइन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो हम पूरा एक्ट पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहां से बताती हूँ। देखो देखो यहां पे हम पढ़ रहे हैं, मैं इसको जेजे एक्ट बोलूंगी। ठीक है, वैसे है जेजे एक्ट। ओके, अब इसमें देखो जो पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है, वो हमारा प्रिलिमिनरी है। मतलब उसमें बताया जाएगा कि भाई कब कमेंस हुआ, कहां पे ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो चैप्टर 1, ओके, चैप्टर 1 में सिंपल पॉइंट है। चैप्टर 2 में कुछ प्रिंसिपल्स है। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स जो है वो हमें याद करना है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे। नेक्स्ट है, चलो हम यहीं पे देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड सेक्शन जो है आपका कवर है। ठीक है, फिर चैप्टर 2 है जनरल प्रिंसिपल, जो कि केयर एंड प्रोटेक्शन वाले चिल्ड्रन है ना। केयर, CNP का मतलब क्या है? केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसे केयर एंड प्रोटेक्शन की नीड है, उन पे कुछ प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। अब ये प्रिंसिपल क्या है मैम? देखो प्रिंसिपल का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो बच्चे हैं ना हमारे, जिनके रिगार्डिंग हमने एक्ट बनाया गया है, उनकी डिग्निटी का ध्यान रखना है, उनके बेस्ट इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनके साथ कुछ भी ऐसे वर्ड्स हमें यूज नहीं करने, उनके साथ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को हमें यूज करना है। तो मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल जो है ना वो यहाँ पे करे गए। अब वो प्रिंसिपल किसको ध्यान में रखने हैं भाई? वो प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल किसको ध्यान में रखना है? ये गवर्नमेंट को ध्यान रखना है। भाई गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो कि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा। कोर्ट, जो हमारी कोर्ट होती है ना, उसको भाई जो भी ये प्रिंसिपल है ना, उनको बिल्कुल माइंड में सेट रखना है कि भाई बच्चे को जब आप ट्राई कर रहे हो, मतलब बच्चे के साथ जब आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो भाई आपको उसके बेस्ट इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। बच्चे को ज्यादा परेशान नहीं करना, आपको बच्चे को जेल में नहीं डालना। आपको मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो प्रिंसिपल है, ये आपको गवर्नमेंट, कोर्ट और बहुत सारी अथॉरिटीज है ना, उनको ध्यान में रखना है। इसलिए ये प्रिंसिपल पहले पहले हमने डाल दिए सेक्शन 3 है। ठीक है, ओके, अब आप समझ रहे हो जो चैप्टर 3 एंड 4 है, जो चैप्टर 3 एंड 4 है, ये शैतान बच्चे पे अप्लाई होता है। शैतान बच्चा मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है। ओके, और जो चैप्टर 5 एंड 6 है, वो किस पे अप्लाई होता है? बेचारे बच्चे पे, बेचारे पे। ठीक है, जो बेचारा बच्चा है, मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ
केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट। देन जो चैप्टर 7 है, अब ये चैप्टर 7 जो है ना, ये दोनों बच्चों पे अप्लाई होता है। इन दोनों बच्चों पे, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ प्लस चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन दोनों बच्चों पे ये अप्लाई होता है चैप्टर 7। ठीक है, अब चैप्टर 8 जो है ना, आप ध्यान रखना, चैप्टर 8 जो है ना सिर्फ इसी बच्चे पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ चैप्टर 9 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि एक तो शैतान बच्चा है जिसने ऑफेंस किया है, एक बेचारा बच्चा है। और यहाँ पे एक और चीज है, ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये एक और चीज कवर करता है। मतलब आप समझना, किसी भी इंसान ने अगर चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, समझ रहे हैं, बच्चे ने ऑफेंस किया है, बच्चा बेचारा है, वो अलग चीज है। अब किसी अडल्ट पर्सन ने, मान लो मैंने किसी बच्चे के अगेंस्ट ऑफेंस कर दिया, बच्चे को मारा, बच्चे को पीटा है, बच्चे के साथ क्रूएल्टी की है, बच्चे को परेशान किया है, उसके साथ कुछ भी मैंने कोई ऑफेंस किया है, तो वो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो 9 है वो ये बताता है कि बच्चे के अगेंस्ट किसी अडल्ट ने अगर किसी बच्चे के अगेंस्ट ऑफेंस किया, तो चैप्टर 9 में वो भी हम बता रहे हैं, उसकी भी पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन चैप्टर 9 है, क्योंकि 74 से 89 में कवर है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और लास्ट है मिसलेनियस। ठीक है, ये मिसलेनियस वाला पार्ट जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसमें से भी ऑलमोस्ट 5 to 10 सेक्शन जो है ना वो हमारे इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम कवर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे सेक्शन है, हमारे टोटल चैप्टर 10 है, 10 चैप्टर्स। और कितने सेक्शन है हमारे, 112 सेक्शन। देखो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में कि भाई कितने चैप्टर है कितने सेक्शन है। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना चैप्टर एंड सेक्शन का, ये मेजरली, ये इंपॉर्टेंटली आपके मेजर लॉज है ना, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बनता है कि भाई आईपीसी में कितने सेक्शंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ऐसा बनता है क्वेश्चन। यहाँ पे इतना नहीं आएगा, फिर भी आप एक बार माइंड में रखना। ओके, तो किसी को डाउट है कुछ, प्लीज बताइए। सेक्शन 8 किस पे अप्लाई होएगा? कौन सा? चैप्टर 8। चैप्टर 8 देखो, ये इसमें मैंने बताया, एक सेकंड मैं पेन चेंज करके बताती हूँ, ये वाला इस पे अप्लाई होगा। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चाइल्ड इन, बेचारे बच्चा बोल दूं मैं यहाँ पे, बेचारा बच्चा जो है ना, जिसको नीड एंड केयर की, केयर एंड प्रोटेक्शन की नीड है, उसको, उस पे ये अडॉप्शन वाला अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक यहाँ पे सभी को। किसको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखो जैसे किसी ने भी, जिस श्रेया ने अनम्यूट करके पूछा, वैसे आप भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो देखो आज हमने बहुत सारी चीजें कवर की, हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि हम पढ़ेंगे कैसे इस चीज को। ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको और पढ़ाना चाहूंगी आज की क्लास में। मैम एक चीज थी, हाँ, ये जो चैप्टर 9 है ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रंस, इसका रिलेशन क्या होगा फिर मैम पॉक्सो से? बिकॉज पॉक्सो वो वाला एक्ट, हाँ जी, वो भी एक्ट इसी सब्जेक्ट को लेकर डील कर रहा है ना। देखो क्या है कि ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो चैप्टर, देखो मैं समझाती हूँ, जो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईपीसी से भी लिंक करना चाहिए हमें इसको। देखो इसमें क्या है, किसका क्वेश्चन है, एक बार मैं देख लूं किसका क्वेश्चन है। यस मैम। प्रिया का है ना, प्रिया अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपने बोला, क्वेश्चन मैं वापस बताती हूँ आपको, कि जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई जेजे एक्ट में हमने बात की कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड दे रखा है। ठीक है, और पॉक्सो में भी ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड दे रखा है, मतलब अगर चाइल्ड के अगेंस्ट किसी ने ऑफेंस किया तो पॉक्सो में दे रखा है। ठीक है, तो प्रिया देखो, पॉक्सो का पहले फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यहाँ पे कौन से ऑफेंसेस है प्रिया? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस, नॉट ऑल टाइप ऑफ ऑफेंसेस। समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम।
तो जेजे में वो ऑफेंसेस भी हैं जो सेक्सुअल नेचर के नहीं है। जैसे कि मान लो कोई भी एम्प्लॉयर है, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी फैक्ट्री मैन है, ठीक है, वो किसी बच्चे को एम्प्लॉय करता है, बच्चे से काम करवाता है, और वो काम कौन सा है? हजारियस नेचर का है, हजारियस नेचर का है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया गया है आर्टिकल 24 में, वो आप करवा रहे हो। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उस आदमी को, उस एम्प्लॉयर को सजा मिलेगी। ऐसा ही अगर आप बच्चे के साथ क्रूएल्टी कर रहे हो, उसके हाथ काट के उससे भीख मंगवा रहे हो, कहां पे पनिशमेंट है? पॉक्सो में नहीं होगी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में करेंगे हम उसको। बात समझ में आई? तो प्रिया? बेसिकली अगर सेक्सुअल नेचर से रिलेटेड ऑफेंसेस आ जाते हैं तो हम पॉक्सो को प्रिवेल करवा लेंगे, अदरवाइज जेजे को ले आएंगे। वेरी गुड, यही आंसर आपका। देन व्हाट अबाउट आईपीसी? आईपीसी जनरली डील करने वाला लॉ है, तो हम स्पेशल कोई प्रिवेल करवाएंगे जेजे बिल्कुल, को। वेरी गुड, वेरी गुड। आईपीसी इज अ जनरल लॉ, ठीक है, आईपीसी सभी पे अप्लाई होता है, पर जहां पे चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंस कर दिया ना आपने, तो अगर सेक्सुअल नेचर के होंगे, देन इन सच अ केस पॉक्सो विल प्रिवेल, पॉक्सो प्रिवेल करेगा। और अगर और कोई ऑफेंस है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रिवेल करेगा। ओके? यस मैम, थैंक उस यू। केस में क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है कि भाई बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करोगे, उसके बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान रखोगे, उसको बार बार कोर्ट में नहीं बुलाओगे, उसको बार बार पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाओगे, और अगर आप बुला रहे हैं बच्चे को पुलिस स्टेशन में बार बार, तो उसके साथ पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाना, अगर कोर्ट में आप बुला रहे हो तो उसको अक्यूज्ड से उसका आमना सामना नहीं होना चाहिए उस बच्चे का, और इसके साथ ही बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, मैंडेटरी है। बच्चे को अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके साथ विमेन पुलिस ऑफिसर ही कम्युनिकेट करेगी, विमेन जजेस ही उससे कम्युनिकेट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके रिगार्डिंग जो पॉक्सो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इवन आईपीसी में भी कुछ सेक्शंस हैं, वो बनाए गए हैं सो दैट बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे की डिग्निटी है, बच्चे का जो वेलफेयर है, उसका जो बचपन है, उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए। मेरी बात समझ गए होंगे आप? तो यहाँ पे हम इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर, आज की क्लास में हम एक और चीज समझ लेते हैं। हाँ, पढ़ेंगे हम उसको बेरट से बाद में, ठीक है। मैंने इसके लिए बहुत शॉर्ट में आपके लिए एक चीज प्रिपेयर की है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, देखिए, मैंने आपको बताया कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है, मतलब कौन सा आर्टिकल, कौन सेक्शन में? 213 में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। आपको बताया मैंने कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कौन होता है? वो बच्चा जो कि शैतान है। अब ऐसा एग्जाम में लिख के आ गया आप कि भाई जो बच्चा शैतान है वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, तो आपके मार्क्स पूरी तरह से कट जाएंगे। वो तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? COO। इसको मैंने आपके लिए शॉर्ट फॉर्म बनाई है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड नहीं करवा सकती कि मैं आपको COO लिख के दे दूं, आप नोट्स में देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, और आप अपने नोट्स जो है ना, स्पेशली जेजे के, वो खुद से प्रिपेयर करेंगे। जहां पे आपको मुश्किल आएगी, जहां पे मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा टिपिकल बनेगा बच्चों के लिए, वहां पे मैं आपको हैंड नोट्स प्रिपेयर करके दूंगी। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके लिए। तो देखो, ऐसा बच्चा जिसने क्या करा है? कमीशन ऑफ ऑफेंस किया है, कमीशन ऑफ ऑफेंस। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जिसने लॉ को कॉन्फ्लिक्ट किया है, मतलब ऐसा बच्चा जिसने ऑफेंस कमिट किया है, दैट चाइल्ड इज कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है। तो एक बार हम डेफिनेशन देखें 213 में फटाफट से। 213 देखो, हम इसमें ना सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। 213, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है। तो चाइल्ड हु इज अलिज्ड एंड फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, मैंने सिर्फ इस वर्ड को हाईलाइट किया, कमिटेड एन ऑफेंस, COO, जिसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, एंड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, मतलब जिसने कमीशन ऑफ ऑफेंस पे 18 इयर्स एज अटेंड नहीं की है। तो ये डेफिनेशन आपको क्या करनी है? लर्न करनी है। देखो, मैं 3 पॉइंट चूज करूंगी। एक तो स्किप करना, स्किप मतलब छोड़ दो, नहीं करना। एक मैं बोलूंगी जस्ट रीड इट आउट, इसको सिर्फ रीड करना है, सिर्फ पढ़ना है। और एक मैं बोलूंगी लर्न करना है। तो ये जो डेफिनेशन है आपको लर्न करनी होगी, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ की। मैंने आपको एक की पॉइंट दे दिया है, COO मतलब कमीशन ऑफ ऑफेंस, ऐसा बच्चा जो ऑफेंस कमिट करता है, और जब उसने ऑफेंस कमिट किया है, एट दैट डेट ही इज नॉट कंप्लीटिंग, ही वाज नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 18 इयर्स,
ठीक है, अगर 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ही लेगा तो वो चाइल्ड नहीं होगा, वो अडल्ट होगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। देखो ये डेफिनेशन मुझे लगता है समय काफी कम है अपने पास, हम कल कवर कर लेंगे। इसमें टोटल 12 पॉइंट्स है कि कौन सा बच्चा जो होगा ना वो बेचारा बच्चा होगा। ठीक है, तो ये हम कल कवर करेंगे। एक बार मैं चाह रही हूँ आपको कि इस जो चैप्टर 1 है का जो प्रिलिमिनरी पार्ट है जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है उसको आपको बीएड से कंपेयर करवा दूं। तो देखो हमने पढ़ा दिस एक्ट में बी कॉल्ड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। सिंपल। नाउ इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया पे ये अप्लाई होता है। मैम ये जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था ना, हमने बहुत टाइम पहले ऐसा पढ़ा था। भाई आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर अब हमारे इंडिया का पार्ट बन चुका है। कब से? और सारे एक्ट्स जो है, ऑलमोस्ट सारे एक्ट्स जो है वो इंडिया के जो भी लॉज हैं वो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई हो चुके हैं। कौन सी डेट से? 31, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बेरेक्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 2019, 31 अक्टूबर 2019 से, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद जो सारे लॉज हैं, इवन जे एक्ट भी है, वो यहाँ जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई हो गया। ठीक है, ये आपको नोट्स में मेंशन करना है। दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एमसीक्यू पक्का बनेगा यहाँ, रट लेना इसको। 31 है, 31 30 मत करके आना एग्जाम में जैसे मैंने किया था। 31 ओके। सो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। अब देखो मैंने आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो यहाँ पे पावर रखती है। मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कोई भी चेंजेस होंगे तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कोई झारखंड से, झारखंड की गवर्नमेंट नहीं करेगी। कोई राजस्थान से, राजस्थान की गवर्नमेंट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से छेड़छाड़ नहीं करेगी। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कोई भी चेंजेस करने हैं, जैसे कि 2021 में अभी अमेंडमेंट किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकती है। इसके बाद ये कब से इन्फोर्स में आया? देखो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है 12 जनवरी 2016। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कब इन्फोर्स में लेके आई? इसको 12 जनवरी 2016। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी 15 जनवरी 2016, सॉरी, है ना, मैं तभी सोचू 12 कैसे हो गया, 15 जनवरी। ठीक है, यहां से तो ये फोर्स में आ गया और ये हमें नहीं करना। अच्छा ये भी करना है, सॉरी। तो यहाँ पे लिखा है 12th क्यों लिखा हुआ है फिर बाद में बैरेक्ट में? ये गेजेट की डेट है क्या फिर? हाँ ये गैजेट की डेट है बिल्कुल, 15 तो जनवरी को। हाँ लाइक गेजेट 12th को आया, देन एनफोर्स में 15 से हाँ आ 15 गया। से हुआ, बिल्कुल बिल्कुल यही है ना। तभी मैंने कंफ्यूज हुआ, 15 जनवरी है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, 15 जनवरी है। ओके, मैं आपको चीजें हाईलाइट इसलिए करवा रही हूँ जिससे कि आप नोट्स प्रॉपरली बना पाए। ठीक है, देखो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है श्योरिटी के साथ। भाई मैं क्रॉस चेक भी तो कराऊंगी ना चीजें कि मैं आपको सही पढ़ा रही हूँ, और आप भी चीजों को क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि लॉ का जो स्टूडेंट होगा ना उसको अपने जो भी लॉज के सेक्शन है ना उनको कमांड रखना है, उसको चेक करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी और की बातों पे बिलीव कर रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो तरह के चिल्ड्रन है यहाँ पे। कौन कौन सा? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, बेचारा बच्चा, और चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब शैतान बच्चा जिसने ऑफेंस किया है। तो अब देखो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है ना, उसको हम एप्रीहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, रिहेबिलिटेशन और सोशली री इंटीग्रेट करते हैं। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, है ना। कहाँ बताया मैंने आपको? यहाँ पे ये बताया मैंने आपको, ये वाले पॉइंट में डिस्कस कर लिया मैंने आपसे। ठीक है, और केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ 4 ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब हम उसको 4 तरीके से इसके रिगार्डिंग प्रोविजन मेंटेन करते हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से प्रोविजन है? प्रोसीजर एंड डिसीजन, रिहेबिलिटेशन करते हैं, अडॉप्शन करते हैं, रीइंटीग्रेशन करते हैं और रीस्टोरेशन करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आराम से, अभी आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना, इसको आराम से बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक जब हमने सेक्शन 1 कंप्लीट किया। ठीक है, सेक्शन 2 हम कल देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिर्फ वही कवर करेंगे यहाँ पे। ओके, और ये भी पार्ट हमें थोड़ा सा कवर करना है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होता है, जैसे हम प्रीएम्बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कल कवर करेंगे। ओके, वैसे मैंने कवर करवाया है इसमें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल करवा दिए, यूएन का जो कन्वेंशन था वो मैंने कवर करवा दिया। ओके, किसी को डाउट है?
क्लियर तो प्लीज रेज हैंड कीजिए फटाफट से। ठीक है, पारुल क्लास को कंटिन्यू करना है, कुछ इंफॉर्मेशन देनी है किसी को?